कैटेगरी आती है उसके थ्रू अप्लाई किया, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए। अब अगला पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कौन सी, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, 1 साल का 2 साल का, मगर आपका इंटरेस्ट है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जतिनदीप बहल एंड आई होप यू गाइस डूइंग फैंटास्टिकली वेल टुडे। गाइस, आज जिस प्रोग्राम के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये कनाडा का सबसे लेटेस्ट प्रोग्राम है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये प्रोग्राम को लॉन्च हुए हुए अभी 7 दिन भी नहीं हुए। उसके अलावा आई एम श्योर आई एम द वेरी फर्स्ट पर्सन जो ये प्रोग्राम आपके सामने लेके आ रहा है। चलिए जल्द से हम इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो ये कि ये जो प्रोग्राम है ये एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री लिंक का ना होना का मतलब ये है कि आपको कोई सीआरएस पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये, इसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ CLB 4 है। तीसरा बेनिफिट ये है कि ये प्रोग्राम की जो एज लिमिट है वो 21 से 55 ईयर्स तक है। चौथा पॉइंट ये कि यहाँ पे जो आपकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा की है। उससे ज्यादा है तो बेटर है, बट अगर हाई स्कूल डिप्लोमा भी है तो वो भी चलेगा। उसके बाद हमारा पांचवा बेनिफिट ये है कि इस प्रोग्राम में कोई भी PNP की फीस नहीं है। इसके अलावा इस प्रोग्राम रिलेटेड कुछ टिप्स एंड बोनसेस भी हैं मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये टिप्स एंड बोनसेस आपको मच बेटर प्रिपेयर करेंगे इस प्रोग्राम को क्रैक करने के लिए। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। तो गाइज, नाउ आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू शेयर दिस न्यू किड ऑन द ब्लॉक एंड आई एम श्योर आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए। बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप जल्द से सब्सक्राइब का बटन दबा दें, जो कि आपकी स्क्रीन के बॉटम के राइट हैंड कॉर्नर पे है। उसके अलावा आप लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा ये वीडियो को, ताकि और लोगों को भी पता चले। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन बटन। चलिए जल्द से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो ये है कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अपनी होम कंट्री में इन लास्ट 5 ईयर्स। और ये जो 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ये कंटिन्यूस 12 मंथ्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा ये कि आपका जो एजुकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा भी है आप एलिजिबल है इस प्रोग्राम के लिए। तीसरा, आपकी एज लिमिट जो कि मिनिमम 21 है एंड मैक्सिमम कैन गो अप टू 55। अगर 55 के ऊपर है देन प्लीज कोई फायदा नहीं है, आप इस प्रोग्राम में मत अप्लाई करिएगा। चौथा क्राइटेरिया जो आपकी लैंग्वेज एबिलिटी है वो मिनिमम CLB 4 की रिक्वायरमेंट है, अगर आपका नॉक कोड 4 या 5 है। मगर अगर आपका नॉक कोड 0, 1, 2 और 3 है तब आपको CLB 5 चाहिए होगा। बट ट्रस्ट मी, CLB 4 एंड CLB 5 आर एब्सोल्युटली वेरी इजी टू क्रैक। इसमें कोई मुश्किल है, बहुत ही आसान है, एक बच्चा भी क्रैक कर लेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इनएलिजिबल बनाती हैं इस प्रोग्राम के लिए। पहला तो ये, अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हैं और अपनी पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन कर रहे हैं तो फिर भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में या फिर रिफ्यूजी स्टेटस पे, तो फिर भी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपनी होम कंट्री में सेल्फ एम्प्लॉयड है देन अगेन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पिछले 12 महीनों में आपको नॉमिनेशन मिला है अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम की तरफ से, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। चलिए अब हम क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं इस प्रोग्राम रिलेटेड। पहला तो यह है कि आपके पास एक फुल टाइम जॉब होनी चाहिए फ्रॉम द एम्प्लॉयर हु इज बेस्ड आउट ऑफ नोवा स्कोशिया। और जब मैं फुल टाइम की जॉब की बात करूं, इसका मतलब यह है कि मिनिमम आपके पास एक हफ्ते में 30 घंटे तो आपको जॉब मिलनी ही चाहिए इस एम्प्लॉयर से। और अगर पूरे एनुअल की बात करें तो 1560 आवर्स, ये एक स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने आपको बोला था, एक टिप और बोनस की बात करूंगा, तो इस प्रोग्राम में बने रहिए। ये टिप एंड बोनस आपको वाकई में बहुत हेल्प करने वाला है। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके पास जो जॉब होनी चाहिए वो परमानेंट जॉब होनी चाहिए। परमानेंट जॉब का मतलब ये है कि आपका जो ऑफर लेटर मिलेगा एम्प्लॉयर से, उसमें कोई आपकी जॉब की एंड डेट मेंशन नहीं होनी चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया ये है कि आपकी जो जॉब लगी होनी चाहिए वो नोवा स्कोशिया में ही होनी चाहिए। चाहे वो एम्प्लॉयर नोवा स्कोशिया का है, लेकिन अगर उसका ऑफिस ओंटारियो में है और उन्होंने आपको जॉब ओंटारियो में दे दी है तो वो जॉब एलिजिबल नहीं होगी। आपको जो फिजिकली जॉब करनी है वो नोवा स्कोशिया में ही करनी है। चौथा, जो आपका जॉब ऑफर है दैट शुड बी रिलेटेड टू द जॉब एक्सपीरियंस यू ऑलरेडी हैव एट बैक होम। मतलब जो आपके होम टाउन में जो आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसी रिलेटेड आपका जॉब ऑफर होना चाहिए नोवा स्कोशिया में। अब अगला पॉइंट आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ऐसी कौन सी कंपनीज होनी चाहिए जो कि एलिजिबल बनती है आपको ऑफर देने के लिए। तो इसमें कुछ की पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट तो ये, जो कंपनी आपको ऑफर देगी वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए नोवा स्कोशिया में। दूसरा, ये जो कंपनी आपको ऑफर देगी वो ऑलरेडी नोवा स्कोशिया में 2 साल से बिजनेस कर रही हो।
मतलब 2 साल से ऑपरेशनल हो। तीसरा ये कि जो एम्प्लॉयर है जो नोवा स्कोशिया में बेस्ड है वो रजिस्टर होना चाहिए नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज के अंडर। चलिए अब हम लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशंस के बारे में बात कर लेते हैं जो इस प्रोग्राम में एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। पहला तो आता है आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजर्स, दूसरा होम बिल्डिंग एंड रेनोवेशन मैनेजर्स, तीसरा कॉन्ट्रैक्टर्स एंड सुपरवाइजर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ऑक्यूपेशंस, contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairs and services, contractors and supervisors, mechanic trades. Then comes your welders and related machine operators, electricians except industrial and power systems, industrial electricians, carpenters, heavy duty equipment mechanics, heating, refrigeration and air conditioning mechanics, crane operators, concrete finishers, roofers and shinglers, residential and commercial installers and servicers, heavy equipment operators, construction trade helpers and laborers, and bricklayers. गाइस अब ये जो प्रोग्राम के बारे में हम बात कर रहे हैं इसका नाम है नोवा स्कोशिया कंस्ट्रक्शन क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम। ये अभी पायलट प्रोग्राम है, कुछ टाइम के लिए चलेगा। अगर इसमें सक्सेस होगी तो ये पायलट प्रोग्राम को कंटिन्यू किया जाएगा। अब ये सारी जो लिस्ट मैंने आपके सामने दिखाई इनमें कुछ ऐसे ऑक्यूपेशंस भी हैं या कुछ ऐसे प्रोफेशंस भी हैं जिनमें हो सकता है आपको लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट पड़े या कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़े। तो उस रिलेटेड जब आप एम्प्लॉयर आपको हायर करेंगे तो वो आपको इसमें क्लैरिफाई कर देंगे और अगर कोई रिक्वायरमेंट होगी तो दे विल हेल्प यू कि उसको पूरा करने के लिए। नाउ लेट मी हेल्प यू कि आपको कैसे ये कंपनीज को ढूंढना है जो कि नोवा स्कोशिया रजिस्टर्ड हो और जिनको ये परमिशन मिली हो कि वो बाहर से लोगों को हायर कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप गूगल में टाइप कर लीजिए नोवा स्कोशिया रजिस्ट्री स्टॉक कंपनीज लिस्ट। तो पहला ये एक लिंक आ जाएगा आपके पास नोवा स्कोशिया का रजिस्ट्री ऑफ स्टॉक जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसको आप क्लिक कर लें। फिर यहाँ पे पहला ही लिंक आता है सर्च द रजिस्ट्री, सर्च फॉर बिजनेस और नॉन प्रॉफिट इन्फॉर्मेशन फाइल्ड विद रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज, इसको आप क्लिक कर लें। फिर थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ बिफोर यू स्टार्ट मेक श्योर यू हैव द बिजनेस और नॉन प्रॉफिट नेम और रजिस्ट्री आईडी। तो जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं वेरियस जॉब पोर्टल्स पे, चाहे वो नोवा स्कोशिया को हो, जॉब बैंक हो या फिर इंडीड हो, तो वहाँ से अगर आपको कोई कंपनी ठीक लगती है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ठीक लग रही हैं और वो पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कंपनी को कॉपी करके, उसका नाम कॉपी करके आप यहाँ स्टार्ट नाउ पे जाके यहाँ पे कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर या अगर आपके पास रजिस्ट्री आईडी नंबर है तो वो डाल के आप सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको उस कंपनी रिलेटेड जो भी डिटेल्स है सब मेंशन हो जाएंगी। तो इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंपनी अंडर रजिस्ट्री ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है कि नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स की जिनकी आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। पहला तो आता है आपका वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डॉक्यूमेंट। देखिए इसमें आपको एक्सपीरियंस लेटर चाहिए होगा ऑन द कंपनीज लेटर हेड जहां पे अभी आप करंटली जॉब कर रहे हैं, जितने भी आपने जो भी कंपनीज में जॉब की है उसके लेटर हेड पे आपको अपना एक्सपीरियंस की डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए विद द कंपनी स्टैंप। चलिए इन डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो इस लेटर में कंपनी का फुल एड्रेस होना चाहिए, टेलीफोन नंबर होना चाहिए, ईमेल और वेबसाइट की जो भी डिटेल्स हैं वो मेंशन होनी चाहिए। इस लेटर पे जो सिग्नेचर होने चाहिए वो आपके सुपरवाइजर के होने चाहिए जिसको आप रिपोर्ट करते थे। उसके अलावा कितने टाइम के लिए आपने इस कंपनी में काम किया है उसकी सारी डिटेल्स मेंशन होनी चाहिए। कौन सी पोजीशन पे आपने काम किया है और उस पोजीशन में कितनी देर तक काम किया है। उसके बाद जब आपकी प्रमोशन होती है तो किस पोजीशन पे आपको प्रमोट किया गया था। उसके बाद आपको इस जॉब में कितना टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते हुए, या पिछली जो भी कंपनीज में आपने काम किया है उसमें टोटल कितना टाइम हो गया है। फिर आपकी इस कंप्लीट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन होनी चाहिए, मेन ड्यूटीज मेंशन होनी चाहिए। फिर आपको कितनी सैलरी मिलती थी और उसके अलावा अगर और कोई बेनिफिट्स है तो वो मेंशन होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके टोटल एक हफ्ते में आप कितने घंटे उस जॉब में काम करते थे। जनरली इंडिया में अगर आप बात करें तो 40-45 आवर्स तो होते ही हैं, बट वो आपको मेंशन करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा उस कंपनी में आपने कितने टोटल घंटे काम किया है, अगर 3 साल काम किया है, 4 साल काम किया है तो टोटल कितने आवर्स तक आपने काम किया होगा, तो वो अप्रोक्सीमेटली आपको उस लेटर में मेंशन करवाना पड़ेगा। फिर आया था आपका एजुकेशन पॉइंट। इसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाई स्कूल डिप्लोमा अगर है तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ, मगर अगर आपके पास हाई स्कूल डिप्लोमा भी नहीं है तो तब भी चलेगा अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोई सर्टिफिकेशन है या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने उससे रिलेटेड किया हुआ है तो वो भी चलेगा। फिर आया था हमारा लैंग्वेज एबिलिटी। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि आपको आइल्स का एग्जाम देना है उसमें, या फिर आप सेल्फिप का भी एग्जाम दे सकते हैं।
इसका आपको एक टीआरएफ मिलेगा जो कि कहते हैं टेस्ट रिपोर्ट फॉर्म, वो आपको अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा ये ग्राफ है आपके सामने आपकी इजीनेस के लिए कि आईएल्स में आपको अगर CLB 5 चाहिए तो उसमें लिसनिंग में आपको 5 चाहिए होंगे, रीडिंग में 4, राइटिंग में 5 एंड स्पीकिंग में 5। उसके अलावा अगर CLB 4 आपको चाहिए तो उस केस में लिसनिंग में 4.5, रीडिंग में 3.5, राइटिंग में 4 एंड स्पीकिंग में 4। अगला डॉक्यूमेंट हमारा आ जाता है पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट आपका भी लगेगा और आपके साथ जो भी माइग्रेट कर रहा है नोवा स्कोशिया में उन सबका पासपोर्ट लगेगा। मगर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपकी जो पासपोर्ट में एक्सपायरी डेट होनी चाहिए वो कम से कम 2 साल आगे की होनी चाहिए। अगर आपकी 6 महीने की है, 1 साल की है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप पहले उसको रिन्यू करवा लें और फिर पासपोर्ट का डॉक्यूमेंट सबमिट करें। उसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके स्पाउस के और आपके बच्चों के। अगर आपके स्पाउस है तो ऑब्वियसली मैरिज सर्टिफिकेट होगा, वो आपको देना पड़ेगा, और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के बर्थ सर्टिफिकेट जो होंगे वो आपको लगाने पड़ेंगे। उसके अलावा आपका आ जाता है फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपका या तो आप बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं पिछले 3 महीने की, जिसमें आपकी बैलेंस या ट्रांजैक्शन वगैरह हिस्ट्री होगी, या फिर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी अपना दिखा सकते हैं। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो वो भी आप शोकेस कर सकते हैं। उसके अलावा एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आपको ऑफर लेटर मिलता है तो आपकी जो सैलरी है वो मिनिमम लो इनकम कट ऑफ के हिसाब से तो होनी चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि आपके साथ कितने मेंबर्स नोवा स्कोशिया में आ रहे हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी लिस्ट मैं एक बार आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अगर तो आप अकेले हैं देन इन दैट केस 27,514 कैनेडियन डॉलर्स मिनिमम होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके स्पाउस हैं और उनकी जॉब नहीं लगी हुई परमानेंट वहां पे, तो उस केस में आपकी मिनिमम सैलरी 34,254 कैनेडियन डॉलर्स होनी चाहिए। अगर आपके साथ आपके स्पाउस और साथ में एक बच्चा भी है तो उस केस में 42,102 कैनेडियन डॉलर्स। अगर आप फैमिली ऑफ 4 हैं और आपकी स्पाउस वर्क नहीं करती हैं, उनके पास परमानेंट जॉब कनाडा में नहीं है, मतलब नोवा स्कोशिया में नहीं है, तो उस केस में मिनिमम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 51,128 कैनेडियन डॉलर्स। अब एक और चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो आपके रीजनल लैंग्वेज में हैं, मतलब हिंदी में है, पंजाबी में है, या कोई भी और लैंग्वेज में है, तो मेक श्योर करिए आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट कराइए इंग्लिश में। और जब वो आप ट्रांसलेट कराएंगे वो रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से कराने चाहिए जो कि एक अप्रूव ट्रांसलेटर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट उस पेज पे आपके नोटरी के स्टैंप्स भी होने चाहिए। वो सारे डॉक्यूमेंट्स में आपके नोटरी के स्टैंप भी होने चाहिए एज अ लीगल प्रूफ कि यस, ये जो भी आपके रीजनल लैंग्वेज में लिखा है दिस इज बीन करेक्टली ट्रांसलेटेड एंड अप्रूव्ड बाय अ नोटरी। और जब आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर रहे हैं नोवा स्कोशिया की वेबसाइट पे, तो आपको दोनों अपलोड करने हैं, ट्रांसलेटेड कॉपी भी एंड ओरिजिनल कॉपी भी। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। पहला तो आता है एक NSNP 200। ये एक तरह का फॉर्म है जो कि एम्प्लॉयर जिसने आपको जॉब ऑफर की है नोवा स्कोशिया में, इसको भर के भेजना होता है। इनमें जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी मेंशन की होती है, क्या सैलरी आपको ऑफर की है, और आपकी जॉब रिलेटेड और जो भी डिटेल्स है वो सारी उस फॉर्म में मेंशन होती है। और ये स्टैम्प और साइन करके एम्प्लॉयर को आपको देना पड़ता है, जो कि ये डॉक्यूमेंट अलोंग विद अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर्स आप नोवा स्कोशिया को सबमिट करते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्म है जिसका नाम है NSNP 50। ये फॉर्म बेसिकली आपको तब यूज करना है अगर आप किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर रहे हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस देखने के लिए, क्योंकि कई लोग कंफर्टेबल नहीं होते, उनको लगता है कि अगर कुछ छोटी मोटी गलती होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे अच्छा किसी रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर लो। तो ये प्रोफेशनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ऑब्वियसली मेक श्योर करिए जो आप रिप्रेजेंटेटिव को हायर कर रहे हैं वो RCIC रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हो। अगर कोई और हुआ और कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस केस में नोवा स्कोशिया आपकी फाइल को कैंसिल कर देगा और बैन भी लगा देगा। तो इस केस में मेक श्योर करिए कि RCIC रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास ही जाइए अगर आप रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर रहे हैं आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखने के लिए। चलिए अब टाइम आ गया उस टिप के बारे में डिस्कस करने के लिए, उस बोनस के बारे में डिस्कस करने के लिए। देखिए अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में भी है, अगर आप इंडिया में बैठे हैं, पाकिस्तान जहां भी बैठे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी और फील्ड में है, 1 साल का 2 साल का, मगर आपका इंटरेस्ट है कि आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में आना चाहते हैं, तो उस केस में आप ये भी कर सकते हैं कि आप कनाडा विजिटर वीजा पे जा सकते हैं। नोवा स्कोशिया स्पेसिफिकली विजिटर वीजा पे जाइए, वहां पे आप कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, 3 महीने के, 4 महीने के या 2 महीने के, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वो कोर्सेज को करिए जो कि आप इजीली पब्लिक कॉलेजेस से कर सकते हैं। प्लस दे आर नॉट दैट एक्सपेंसिव ऑल्सो, प्रीटी रीजनेबली कॉस्ट होती है, वो आप करिए। और जब वो आपकी वो सर्टिफिकेशन हो जाए, आपके पास वो प्रूफ हो जाए हाँ आपने इस चीज की, कंस्ट्रक्शन की इस फील्ड में स्टडी की है, जो भी मैंने आपको 9 कोर्स मेंशन किए हैं,
तो वो आप डॉक्यूमेंट लेके एम्प्लॉयर के पास जा सकते हैं नोवा स्कोशिया में। अब वहां पे रिक्वायरमेंट तो बहुत है, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। दे आर वेरी शॉर्ट ऑफ पीपल इन कंस्ट्रक्शन। और एनीवेज हमें ये भी पता है कि कंस्ट्रक्शन में कितनी डिमांड है इस वक्त कनाडा में और कितनी ज्यादा बूम होने वाली है ये इंडस्ट्री, वी ऑल नो दैट। तो उसका अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप वहां पे जाके किस कंस्ट्रक्शन कंपनी को वो दिखाएंगे तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफर यू अ जॉब। और उनके लिए और भी अच्छा है, क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पे हैं और इमीडिएटली आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो दे विल बी मोर देन हैप्पी टू ऑफर यू अ जॉब। सो दिस इज वन वे दैट यू कैन डू इट, और इसमें कोई इशू भी नहीं आएगा इस प्रोसेस के थ्रू। अब इसके 2 या 3 तरीके और हैं जिसके थ्रू आप पीआर ग्रैब कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑब्जेक्टिव तो हमारा पीआर का है। पहला तो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, विजिटर वीजा पर आप चले गए, आपने कोर्स कर लिया, वहां पे कोर्स करके आपने 1 साल का एक्सपीरियंस गैदर कर लिया कंस्ट्रक्शन फील्ड में, और नोवा स्कोशिया क्रिटिकल पायलट प्रोग्राम के अंदर आपने अप्लाई कर दिया। दूसरा प्रोसेस ये है कि आप वहां पे कनाडा गए विजिटर वीजा पे, आपने कोर्स किया, 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया, 1 साल का आपका एक्सपीरियंस या 2 साल का एक्सपीरियंस कोई भी फील्ड में ऑलरेडी आपके पास इंडिया में है या आपके होम टाउन में है, वहां पे आपने 6 महीने का एक्सपीरियंस लिया, और फिर आपने एक्सप्रेस एंट्री की, जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ में ट्रेड कैटेगरी आती है उसके थ्रू अप्लाई किया, क्योंकि उसमें सिर्फ 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए अगर आप कनाडा में बैठे हैं। तो उसके थ्रू आपने अपनी फाइल लगाई, एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाई, और वेट किया कि कब आपका नंबर आएगा। दूसरा प्रोसेस तो ये है। तो ये जो 2 प्रोसेसेस है, इन प्रोसेस किसी भी 2 प्रोसेसेस के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ट्रस्ट मी, इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स है, फॉरगेट अबाउट नोवा स्कोशिया, पूरे कनाडा में कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है। और अगर आप चाहते हैं, आप करंट फील्ड से ट्रांजिशन भी करना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन में, फैंटास्टिक फील्ड टू गेट इनटू, बहुत अच्छा करियर आपका बन सकता है। 2 साल 3 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आप क्या पता अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद खोल सके। सो एनीवे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। अगर एक बार किसी फील्ड में चले जाओ तो रास्ते खुल जाते हैं। सो एनीवे, सो इफ यू वांट टू गेट इनटू कंस्ट्रक्शन फील्ड, ट्रस्ट मी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट फील्ड्स टू गेट इनटू अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, और पीआर भी मिलना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं आपको जल्द से बताता हूं इसका एप्लीकेशन प्रोसेस। वैसे सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपसे मैंने डिस्कस कर लिया, बट जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर रहे हो तो आपको जब वेबसाइट पे जाएंगे novascotia.ca/ENSNP, यहां पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, और मेक श्योर करिए आप सारे जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें मेंशन होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट एक फॉर्म आता है जिसे कहते हैं NSNP 100, वो फॉर्म भी फिल करना बहुत जरूरी है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मेंशन्ड है, और उसमें आपको यह भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप नोवा स्कोशिया में सेटल क्यों होना चाहते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, तो उसका डिटेल में आपको लिख के उनको भेजना पड़ेगा। हाँ, अब अगर आप चाहते हैं कि आपका इंडिया या अपने होम कंट्री में बैठे बैठे सारा काम हो जाए, तो उस केस में आप यहां से जॉब ढूंढिए, यहां से जॉब को सिक्योर करिए। आप उसको सिक्योर करने के बाद वर्क परमिट पे भी जा सकते हैं नोवा स्कोशिया। आप एम्प्लॉयर को बोल सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयर बोल रहा है कि मेरे को अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट में आप वर्क परमिट का प्रोसेस करके भी अप्लाई जा सकते हैं वहां पे नोवा स्कोशिया में, वो भी प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस ये है, अगर एम्प्लॉयर कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप थोड़ी देर बाद आ सकते हैं, तो उस केस में आप सारा प्रोसेस यहीं से कंप्लीट करिए। आपके पास ऑफर है, उस ऑफर बेसिस पे आप अपने एप्लीकेशन को सबमिट कीजिए, वेट कीजिए कि नोवा स्कोशिया आपको नॉमिनेट करेगा। जब वो नॉमिनेट आपको कर देगा, जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा नॉमिनेशन का फ्रॉम नोवा स्कोशिया, आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं टू IRCC। बट अगेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड प्रोग्राम नहीं है। इट मींस आपको वो CRS पॉइंट्स के थ्रू नहीं जाना है, ये सेपरेट परमानेंट रेजिडेंसी का पोर्टल होता है IRCC का, आपको उस प्रोसेस के थ्रू जाना है। एंड गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप वहां पे अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, मैं उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, डू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी पीपल एज यू कैन। वेल, थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।